नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अ मैच डे ब्रेक डाउन। वीकेंड पे बहुत सारा एक्शन हुआ है और डेडलाइन डे भी था जनवरी ट्रांसफ़र विंडो का, तो कुछ साइनिंग्स इधर उधर हुई हैं। बहुत सारे प्लेयर्स लोन पे चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि परमानेंट साइनिंग्स का फैशन ही ख़त्म हो चुका है। लोन बाजी हो रही है प्रॉपर, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, और कुछ ही क्लब्स ने परमानेंट साइनिंग्स किए। बाकी ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी साइनिंग्स लोन वाली हुई हैं, तो बात करेंगे उन पे थोड़ी सी। और बहुत सारा एक्शन हुआ है प्रीमियर लीग में, ला लीगा में, सीरिया में मिलान डार्बी थी और बहुत बढ़िया बढ़िया मैचेस हुए हैं, तो उन सब की बात करेंगे। चेल्सी भी जीत गई भाई, बहुत बढ़िया बात है। जन्मदिन था हमारा 3 फरवरी को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत मुझे बर्थडे विशेज़ आई हैं एंड अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत लोगों को रिप्लाई भी नहीं कर पाया, तो माफ़ी चाहता हूँ मैं उसके लिए। ओवरवेलम हो गया मैं थोड़ा सा जो आपके मैसेजेस आए उससे, लेकिन ट्रस्ट मी, एक एक जो विश है और एक एक जो बर्थडे में आपने मेरे लिए दुआएं मांगी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैटर करती हैं, तो थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें दोस्तों। तो बात करते हैं जो मैचेस हुए। आई थिंक जो बड़े बड़े मैचेस हैं उनकी बात करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट मैन सिटी आर्सेनल, जो 5-1 आर्सेनल ने हम्बल कर दिया है मैन सिटी को। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट बार्सिलोना रियल मैड्रिड। तो वीडियो का टाइटल यही है कि लिवरपूल आर विनिंग द प्रीमियर लीग बट हु वांट्स टू विन द ला लीगा, आई गेस। और सबसे बड़ी स्टोरी इन माय ओपिनियन ये है कि चेल्सी जीत गई भाई। इतना सब कुछ हुआ लेकिन चेल्सी जीत गई। ग्रैहम पॉटर ने ऑलमोस्ट मेरा बर्थडे रूइन कर दिया था दोस्तों। मतलब सोचो, बर्थडे वाले दिन रात को मैच देख रहा हूँ मैं, ग्रैहम पॉटर आ रहे हैं स्टैमफर्ड ब्रिज वापस और हरा के चले जाते हैं चेल्सी को। तो वो सारी बातें करेंगे। तो आई थिंक लेट्स बिगिन विद द ऑब्वियस, मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल। जिस तरीके से मैन सिटी खेल रही थी ना, मतलब दुख हो रहा था काफ़ी। वॉच लॉन्ग में भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार इस मैन सिटी से हार गई चेल्सी, ऐसे कैसे, मतलब इतना ख़राब कितनी है चेल्सी कि ये मैन सिटी को नहीं हरा पाए हम। अगेन माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं हर चीज़ में चेल्सी घुसा देता हूँ, बट अभी मैं क्या है कि एज अ चेल्सी फ़ैन ऐसे मोड पर हूँ इस सीज़न कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी टीम अच्छा खेल रही है या ख़राब खेल रही है। क्या, ठीक है चेल्सी की बात करेंगे, बट बैक टू द मैच। तो आर्सेनल ने डोमिनेट किया है पूरा मैच, और फर्स्ट हाफ आई थिंक बहुत अच्छा मौका था काय हैवर्ट्स के पास, वो उसको 1-0 को 2-0 करने का। ओडेगार्ड ने पहले ओपन की स्कोरिंग, और उसके बाद यू कुड सी कि थोड़ा सा हाफ चांसेस बना रही थी मैन सिटी, थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करें टू आर्सेनल्स प्रेशर। बट एक चीज़ जो आर्सेनल ने अच्छी करी ना, और जो चेल्सी ने नहीं की थी पिछले मैच में, जैसे लोग पूछ भी रहे थे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आर्सेनल ने तो बिल्कुल पेल दिया और चेल्सी तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी मैन सिटी के अगेंस्ट। आई थिंक आर्सेनल ने ना अपने गेम प्लान में कुछ चेंज नहीं किया। जिस तरीके से उनका डिफेंसिव शेप रहता है, जिस तरीके से वो अग्रेसिवली प्रेस करते हैं फ्रॉम द टॉप, और ट्रांजिशंस में काफ़ी फास्ट उनकी पासिंग रहती है, आई थिंक वो सब उन्होंने चेंज नहीं किया कुछ भी। जैसे चेल्सी ने ना फॉर सम स्ट्रेंज रीजन अपना टैक्टिकल प्लान ही चेंज कर दिया था, एंड दे वर वेटिंग फॉर सिटी टू मेक अ मिस्टेक रादर देन फोर्सिंग अ मिस्टेक, जो फ़र्क होता है। और आर्सेनल के प्रेस से ही गलतियां हो रही थी। अगर आप देखें जिस तरीके से सिटी ने गोल्स कंसीड किए हैं, जैसे आगे भी टोटलिटी में 5 गोल कंसीड किए हैं मैन सिटी ने, तो वो आर्सेनल की ब्रिलियंस थी। और टैक्टिकल प्लान काफ़ी क्लियर था कि मिडफील्ड में कुछ नहीं है, मिडफील्ड बिल्कुल खाली था मैन सिटी का। ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल बेसिकली ट्रेनिंग सेशन जो है उसको होल्ड कर रहे हैं। देवर रूथलेस, देवर रिलेंटलेस। 5-1 पे भी आप देखेंगे लास्ट में जिस तरीके से आर्सेनल लगी पड़ी थी, और वो आग थी यार उनमें। और आई थिंक अर्लिंग हालैंड अब किसी भी मैच के किसी भी रिजल्ट के बाद ये तो किसी को नहीं बोलने वाले कि स्टे हम्बल या भाई थोड़ा सा आराम से रहो, या ये सब चीज़ें करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ये सब करेंगे अब हालैंड, मेरे ख्याल से। क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से बैकफायर कर गए। जो स्टे हम्बल ए वाला एक मीम ही बन गया है ऑलमोस्ट। और जिस तरीके से हालैंड ने गैब्रियल और आर्टेटा को बोली थी वो चीज़ें, गैब्रियल हेसूस और आर्टेटा को बोली थी वो चीज़ें, तो वो अब बैकफायर कर गया। और लोग कारमा कारमा करते थे कि कारमा वगैरह तो ऐसे नहीं काम करता है, कारमा होता है बट ऐसे काम नहीं करता है, इस तरीके से फुटबॉल में काम नहीं करता है। बट इट इज़ वेरी फनी एंड पोएटिक कि कैसे इतना जल्दी ही आर्सेनल ने इस चीज़ का बदला ले लिया। ये आर्सेनल की बहुत इंप्रेसिव विन है और स्टेटमेंट विक्ट्री इसलिए है बिकॉज बुकायो साका नहीं है इनके पास। तो बुकायो साका आने के बाद आई थिंक इनकी टीम और बेहतर हो जाएगी। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ आर्सेनल के लिए कि ओनर्स हैव लेट दिस क्लब डाउन येट अगेन। इतना अच्छा मौका है, अगर आप देखेंगे अभी प्रीमियर लीग टेबल में, ऑल्दो लिवरपूल के पास एक गेम इन हैंड है बट 6 पॉइंट का ही गैप है और अभी सीजन काफ़ी बचा है। तो
अभी अगर मान लो लिवरपूल का एक आधा मैच खराब चला जाता है और आर्सेनल जीत जाती है अपना मैच, तो स्पाइस्ड अप हो जाती है फिर से एकदम, मतलब ऐसा आ जाता है, उफान आ जाता है टाइटल रेस में। तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डेप्थ, आपको चाहिए प्लेयर्स जो आके फील्ड पे कुछ कर सके इन द एब्सेंस ऑफ द प्लेयर्स जो अभी हैं आपके पास, या क्वालिटी डेप्थ जैसे हम बात करते हैं, बेसिकली ऑप्शंस ऑन द बेंच जो नहीं है आर्सेनल के पास इस समय। लेकिन तब भी बहुत अच्छा काम किया आर्सेनल ने, आर्टेटा ने। एक जो चीज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है आर्सेनल की लास्ट सीजन के कंपैरिजन में, दे आर लीकिंग गोल्स। जैसे इस मैच में भी मुझे ऐसा लगा था कि जब 1-0 था और काय हैवर्ट्स ने वो चांस मिस किया था, 2-0 हो जाता तो गेम वहीं किल हो जाता, लेकिन उसके बाद 1-1 हो गया था, हालैंड ने जब गोल मारा था, तो स्टिल देर इज अ रिस्क ऑफ आर्सेनल लूजिंग पॉइंट्स इन सच सिचुएशंस। लेकिन जिस तरीके से फिर तुरंत ही थॉमस पार्टे का वो डिफ्लेक्टेड गोल लीड दिलाता है आर्सेनल को, तो फिर बैकफुट पे आ गई मैन सिटी। आई थिंक मैन सिटी के कुछ प्लेयर्स ना मेंटली चेकड आउट लग रहे हैं। तो मैन सिटी की अगर मैं बात करूं एक मिनट, तो मैन सिटी ने सबसे अच्छा बिजनेस किया है इन माय ओपिनियन, इन द टर्म्स ऑफ कि उन्होंने एड्रेस कर लिए जो उनके एरियाज ऑफ कंसर्न थे। जैसे उनको एक अटैकर चाहिए था, कंपटीशन टू हालैंड, रिप्लेसमेंट ऑफ जूलियन अल्वारेस, वो ले आए ओमार मुर्मुश। उसके बाद उनको चाहिए था कि एक डिफेंडर आए, तो खुसनॉफ ले लिया। उनको एक मिडफील्डर चाहिए था, तो निको गोंजालेस साइन कर लिया उन्होंने डेडलाइन डे पे। अब इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है, चैट आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि बिकॉज द नेचर ऑफ द डिफीट जो हुई, तो इन्होंने अपनी स्पीड अप कर दी प्रोसेस टू साइन निको गोंजालेस, या आपको लगता है कि अगर डेडलाइन डे वाले दिन, जैसे कल हो रहा होता है यह मैच क्लोज टू डेडलाइन, जिस टाइम स्लॉट पे वेस्ट हैम चेल्सी चल रहा था, तो क्या तब भी हम देखते हैं कि निको गोंजालेस आ रहे हैं? आई थिंक आने तो थे ही, वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर तो लेना ही था, लेकिन उस लॉस ने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया होगा प्रोसेस को साइन करने के लिए निको गोंजालेस को। और अगेन 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज है जो एक अलग स्ट्रक्चर में पे करेगी मैन सिटी, बट जो भी हुई होगी चीज़ें, उसको काफ़ी स्पीड अप कर दिया होगा उस साइनिंग को। मैन सिटी अगेन दे नीड टू फाइंड अ वे। पेप गार्डियोला पे जैसा मैंने कहा कि जो पेप गार्डियोला ने किया द टाइम से, आई ट्रस्ट हिम, और मे बी दीज न्यू प्लेयर्स कैन गिव द स्क्वाड रिफ्रेशिंग वाइब, और वो जो एक कहते हैं ना कि हम एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, वो चीज़ आई थिंक ये 2-4 प्लेयर फूंक सकते हैं स्क्वाड में। हो सकता है टैक्टिकल प्लान थोड़ा चेंज कर दें पेप गार्डियोला अपना, लेकिन जिस तरीके से वॉकर को हमने देखा कि फिजिकली उनका लेवल डाउन हो गया और एकदम ही वो कुछ नहीं कर पा रहे थे फील्ड पे, और इवेंचुअली एसी मिलान चले गए। कुछ प्लेयर्स जैसे केडीबी भी आप देख रहे हैं तो फील्ड पे आके कुछ कर नहीं पा रहे। केडीबी का तो मुझे लग रहा है कि इज़ नॉट फिजिकली फिट। जिस तरीके से केडीबी आ रहे हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो पिंग उनका कम है। मतलब जैसे अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो पिंग आता है ना उसमें, कि आप करना कुछ चाह रहे हैं लेकिन वो रिएक्शन उसका 1-2 मिली सेकेंड बाद होता है। ऐसा लग रहा है केडीबी को भी पिच पे देखते हुए। तो कुछ प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, मैनेजर को भी टैक्टिकल प्लान चेंज करना पड़ेगा, और मे बी नई साइनिंग्स को इस तरीके से इंटीग्रेट करें कि ओवरऑल ये मदद कर पाएँ मैन सिटी की कुछ करने में। बट थोड़ा तो फर्क पड़ना चाहिए यार फ्रॉम नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। लेकिन ये आई थिंक हिला सकता है कॉन्फिडेंस। ये वाली जो लॉस है ना, ये बहुत बड़ी लॉस है। अब इसमें सब में एक सवाल पूछते हैं लोग, रियल मैड्रिड पे भी अभी मैं आऊँगा, कि रियल मैड्रिड मैन सिटी का अगर मैच होता है तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? यार वो बड़ा ना मुश्किल, मतलब प्रॉपर 50-50 है वो, कि कोई भी जीत सकता है, बिकॉज दोनों ही टीमों के डिफेंस अभी काफ़ी कमज़ोर हैं। लेकिन आई ट्रस्ट रियल मैड्रिड का अटैक, स्पेशली ऑन अ चैंपियंस लीग नाइट। इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, बट लेट्स सी। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट देखेंगे ना, मथायस नूनेज वर्सेस विनीशियस जूनियर, भाई मतलब क्या कर देगा विनीशियस जूनियर उस बैक लाइन का एम्बापे और जूड बेलिंगम के साथ, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी न्यूज़ आ रही है कि रूडिगर शायद अवेलेबल नहीं है दोनों लेग्स के लिए। आई डोंट नो कि अभी उस पर लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैन सिटी 2 गोल मार भी देती है ना रियल मैड्रिड को, तो रियल मैड्रिड 4 मार देगी। अभी इतना ऐसा सा डिफेंस चल रहा है मैन सिटी का। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हाई स्कोरिंग 2-लेगड अफेयर। उस पर बात करेंगे बाद में जब वो मैचेस आ रहे होंगे। लेकिन क्लियरली फूड फॉर थॉट मैन सिटी के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल फैंस। और आपको दुखी होना चाहिए इन द सेंस कि आपके ओनर्स ने आपको बैक नहीं किया इन द ट्रांसफर मार्केट, और एक आपको गोल स्कोरर चाहिए था। अगेन बिना बुकायो साका के बिल्कुल धार चली जाती है, स्टिल 5 गोल मारे हैं। बट कब तक ये चीज़ आर्टेटा करते रहेंगे, और कब तक ओनर्स सोचते रहेंगे कि या टॉप 4 इज़ गुड इनफ, सेकंड इज़ गुड इनफ, और ट्रॉफीज़ के लिए ये स्क्वाड काफ़ी है चैलेंज करने के लिए, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। आई थिंक एक अटैकर चाहिए था, और मे बी स्ट्राइकर। ऑली वॉटकिंस आई थिंक आ जाते आर्सेनल अगर जॉन ड्यूरान अल नसर नहीं जाते। वो आई थिंक उस वजह से डील में मेरे ख्याल से कोलैप्स हुआ है वहाँ पे मामला। पर ठीक है,
अच्छा ही हुआ चेल्सी के लिए, अगेन चेल्सी को इस कॉन्वर्सेशन में ला रहा हूँ क्योंकि अगर आप टेबल पे नज़र डालेंगे तो न्यूकासल अपना मैच हार गई फुलहम से, मैन सिटी हार गई आर्सेनल से, एंड थैंकफुली बहुत रेयर होता है पिछले 2-3 सीजन में कि दूसरों के स्लिपअप्स का फ़ायदा उठाती है चेल्सी, और चेल्सी ने किया ये, तो फोर्थ आ गई है अभी चेल्सी टेबल में फिर से, 2 पॉइंट्स क्लियर ऑफ सिटी। पता नहीं कब तक रहेंगे फोर्थ, बट कंसिस्टेंसी की दरकार है। तो ये तो बात हो गई मैन सिटी और आर्सेनल की। अब बात करते हैं लिवरपूल और बोर्नमथ की। आई थिंक अच्छा मैच था वो काफ़ी, और 2-0 आपको दिख रहा है ऑन पेपर, वो मैच देखा था मैंने। आई थिंक वो इतना क्लोज, मतलब इतना वन साइड नहीं था मैच जितना दिखा रही है स्कोर लाइन, और फ्लैटरिंग टू डिसीव वाली बात होती है ना, वो चीज़ हो रही थी उस मैच में। बोर्नमथ को भी बहुत अच्छे चांसेस मिले थे, और बोर्नमथ कुड हैव इक्वलाइज्ड या ड्रॉ के साथ आ सकते थे वो। चांसेस मिस हुए, जस्टिन क्लाइवर्ट ने एक ओपन गोल मिस किया, पोस्ट पे भी लगा बोर्नमथ का एक चांस, लेकिन द क्वालिटी दैट मोहम्मद साला पोजेसेस, वो जो सेकंड गोल मारा है दैट इज़ प्योर क्वालिटी, प्योर ब्रिलियंस, प्योर मैजिक। और मोहम्मद साला की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। आई थिंक मैं बहुत ऑलरेडी प्रेजेस गा चुका हूँ मोहम्मद साला की इस सीज़न, और उनको उतनी इज्जत नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। ही विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एवर, इफ़ नॉट द बेस्ट एवर राइट विंगर टू हैव प्लेड इन द प्रीमियर लीग। लोग बात करते हैं डेविड बेकहम, क्रिश्चियन बेल बोल रहा था, गैरेथ बेल। मेरे हिसाब से मोहम्मद सलाह इज द बेस्ट राइट विंगर इन द प्रीमियर लीग दैट आई हैव सीन। लोग बोलेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी राइट पे खेलते थे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हमने उनकी प्राइम में उनके बेस्ट फुटबॉल उनको लेफ्ट साइड पे खेलते हुए देखा। तो राइट पे अगर आप एक्सक्लूसिवली बात करेंगे राइट पे, तो आई थिंक मोहम्मद साला मेरे लिए, अगेन पर्सनल ओपिनियन है, यू डोंट नीड टू अग्री, आप की अलग ओपिनियन हो सकते हैं एंड आई वुड रिस्पेक्ट दैट, बट मेरे नॉलेज में या मैंने जितना प्रीमियर लीग में खेलते देखा है, अगर मैं अपनी प्रीमियर लीग ऑल टाइम 11 बनाता हूँ तो उसमें राइट विंग पे मैं मोहम्मद साला को रखने वाला हूँ। ये मेरा पॉइंट है। तो ये तो हो गई मोहम्मद साला की बात। पेनल्टी थी वो, इनिशियली नहीं लगा था कि गैकपो को गिराया है, वो ट्रिप हो गए, बट दूसरे एंगल से वो दिखा था कि वो ट्रिप हुए हैं गैकपो, वो डिफेंडर ने उनको गिराया है, तो पेनल्टी सही मिली, वो पेनल्टी कन्वर्ट कर दी साला ने। अब क्या होता है देखो, ये एक चीज़ होती है, जो अच्छी टीम्स होती है ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव जो था ना, वो दिखा हमको इस मैच में। कैसे? जो अच्छी टीम्स होती है ना, उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है कि अनलकी रही बोर्नमथ, अंदर नहीं जा रही बॉल गोल में, कंसीड नहीं कर रही लिवरपूल। इट वाज नॉट अ कंफर्टेबल गेम फॉर लिवरपूल माइंड यू, लेकिन अगेन जहाँ पे लिवरपूल 1-0 से लीड कर रही थी, एक मौका मिला साला को, उन्होंने गोल मार दिया, अगेन आउट ऑफ एब्सोल्युटली नथिंग। वो जो जिस तरीके की फिनिश थी ना, बहुत कम प्लेयर्स हैं ऐसे मॉडर्न गेम में जो फिनिश कर पाते हैं इस तरीके के चांसेस। तो एक अच्छा रिजल्ट लिवरपूल के लिए, और टाइटल रेस में उनका क्लेम बहुत स्ट्रांग रखता है, बट उनको जैसा मैंने कहा कि दे हैव टू लुक एट देयर शोल्डर नाउ। बट मुझे लगता है यार ये लिवरपूल का टाइटल है, जिस तरीके से लिवरपूल खेल रही है ना, मतलब स्क्वाड डेप्थ की आप बात करो, क्वालिटी की आप बात करो, तो आर्सेनल ने भी कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है इस ट्रांसफर विंडो में। तो अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही मेजर गूफ अप हो जाए लिवरपूल की स्क्वाड में, या कुछ अजीब ही चीज़ हो जाए, तो बात अलग है, वरना एक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में लिवरपूल, एंड इन माय ओपिनियन लिवरपूल विल विन द टाइटल दिस टाइम राउंड। तो लिवरपूल तो आर विनिंग द प्रीमियर लीग टाइटल इन माय ओपिनियन, एंड डिजर्वेडली सो। हु विल विन द ला लीगा टाइटल भाई? रियल मैड्रिड मैच हार गई अपना एस्पानियोल से, और बात यह है कि जिस तरीके की रेफरिंग होती है दोनों लीग्स में भाई, अनबिलीवेबल, मतलब कैसे वो रेड कार्ड नहीं था मुझे समझ नहीं आ रहा। और जिस प्लेयर ने वो फाउल किया था, कार्लोस रोमेरो, अल्टीमेटली आगे जाके वही गोल स्कोर करते हैं। ही शुडंट हैव बीन ऑन द पिच ऑन द फर्स्ट प्लेस। बट सवाल उठते हैं अब रियल मैड्रिड से, कि भाई क्यों कार्लो एंचेलोटी, चुआमेनी और लूकास वास्क्वेज और जो प्लेयर्स नहीं हैं नेचुरल पोजीशन में खेलने लायक, उनको खिलाए जा रहे हैं। क्यों आप राउल असेंसियो को चांसेस नहीं दे रहे? सब्स्टिट्यूशंस आप इतने लेट कर रहे हैं? क्यों आप इतने ज़्यादा स्टबन हैं? क्योंकि जिस तरीके की अगर आप बैकलाइन देखेंगे ना रियल मैड्रिड की, तो फ्रान गार्सिया, रूडिगर, चुआमेनी और लूकास वास्केज, तो चुआमेनी और वास्केज तो टाइम एंड अगेन एक्सपोज हो रहे हैं इस सीजन, तो इनसे परसिस्ट क्यों किया जा रहा है? और ये इतना कितना खराब कर रहा है राउल असेंसियो कि इनके ऊपर उसको खिलाया नहीं जा रहा। मतलब और कितना ही खराब कर लेंगे एज डिफेंस रियल मैड्रिड, अगर आप उन बच्चों को चांस दे देते हैं, नए प्लेयर्स को आप लेके आते हैं तो। बिकॉज डिफेंस क्लिक नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो पूरी एक चेन होती है, और आगे तक अटैक में भी उसका फिर फर्क पड़ता है। रियल मैड्रिड देखिए अच्छा तो नहीं खेल रही थी एस्पानियोल वाला मैच, ये तो मैं बोलूँगा, लेकिन अगेन ये मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग सीजन 38 मैचेस में इस तरीके की आप यू विल लुक बैक
एट दीज परफॉर्मेंसेज एंड से यार यहाँ पे है ना ये गड़बड़ हो गई हमारे साथ। अब देखिए बहुत कंट्रोवर्शियल है ला लीगा, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की जब बात आती है डिसीजंस में, वर रियल मैड्रिड ड्रॉप्ड, आई थिंक सो, बिकॉज जो फाउल था भाई वो रेड कार्ड था मेरे ख्याल से। स्टड्स अप ऐसे आप नहीं मार सकते और फिर वही बंदा जाके गोल करता है तो आप कह सकते हैं। और देखिए ये भी एक चीज़ है कि एक पूरे 38 मैच के लंबे सीजन में ना हर टीम ऐसे डोमिनेट करके नहीं जीत सकती। कोई भी आप चैंपियनशिप कैंपेन उठा लीजिए, इवन जो इनविंसिबल अगर कोई टीम जीती है अपनी लीग, उसमें आप देख लीजिए 1-0 विक्ट्रीज होती हैं कुछ कुछ। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर मैच में ही आपको डोमिनेट करना है, या जो मर्जी अपोजिशन की लीग में रैंकिंग है या जो भी उनकी टेबल में पोजीशन है तो आप, इट्स अ गिवन दैट यू शुड बीट दैट टीम। जो आपका गैप है दोनों टीमों में उसके हिसाब से आपको उनको हराना चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट द केस कंफर्टेबली एवरी टाइम। आपको ग्राइंड भी करने पड़ते हैं कभी कभी रिजल्ट्स। तो यहाँ पे ग्राइंड कर सकती थी रियल मैड्रिड, एटलीस्ट ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन हारना मेरे ख्याल से थोड़ा सा डेंट करता है उनके मोमेंटम को। बिकॉज आगे अगर आप देखेंगे तो मैड्रिड डार्बी है अगले हफ्ते, फिर उसके बाद उनको मैन सिटी से अवे खेलना है, ओसासूना अवे, फिर मैन सिटी आ जाती है, जिरोना, रियल बेटिस। तो एक मतलब एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं चैलेंजिंग रन ऑफ फिक्सचर्स है रियल मैड्रिड के लिए। तो ये मैच जीत के उनको थोड़ा सा मोमेंटम अपनी तरफ करना था। यहीं भाई बार्सिलोना जीत गई अलावेस से 1-0। और अगेन जैसे मैं ग्राइंड करने वाली बात कहता हूँ तो कोई ऐसा नहीं था कि बार्सिलोना की भी बहुत हैंडसम विक्ट्री है। 1-0 से बार्सिलोना जीती है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने गोल मारा है, एंड यू नीड योर अटैकर्स टू स्टेप अप। अच्छी परफॉर्मेंस। और जो हाईलाइट ऑफ दिस गेम वीक थी या हाईलाइट ऑफ बार्सिलोनास मैच था वो लमीन यमाल का ड्रिबल, जिस पे सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्रेस कर रहे हैं, जिसको करना भी चाहिए। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ गाय। लेकिन मेरी पता है क्या शिकायत है दोस्तों इस मॉडर्न गेम से, इस मॉडर्न फुटबॉल जो अभी चल रही है यार। अगर आपको याद हो ना तो 2000s में या अर्ली 2010s तक भी, 14-15 तक भी ये बहुत कॉमन अकरेंस था यार। ये हर मैच में दिखता था हमको, हर लीग में करते थे ये प्लेयर्स। तो लमीन यमाल जैसे प्लेयर्स की ज़रूरत है हमें, जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन वापस लेके आ रहे हैं गेम में, जिनको फ्रीडम दी जा रही है कि भाई तुम अपने आप को एक्सप्रेस करो और अपनी नेचुरल एबिलिटी और अपना स्किल दिखाओ। वो ड्रिबल मारा है, मतलब इससे पता चलता है कि गेम कितना बदल गया है दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा गेम हैज़ फॉलन ऑफ, बिकॉज हर बंदे का तरीका अलग होता है गेम को परसीव करने का, बट गेम कितना बदल गया है कि यमाल ने वो एक ड्रिबल मारी और सब पागल हो गए कि भाई ये तो क्या ही देख लिया। भाई मेसी, रोनाल्डो, फ्रैंक रिबेरी, आयन रॉबिन और इतने सारे प्लेयर्स वीक इन वीक आउट करते थे यार ये पहले। ये दिस वाज नॉट अ वेरी रेयर थिंग कि भाई ये क्या ही कर दिया। अभी मतलब टॉप ऑफ माय हेड अभी बायर्न और रियल मैड्रिड और ये बार्सिलोना के ही प्लेयर आ रहे दिमाग में, बट देयर वर प्लेयर्स लाइक दिस ऑल ओवर यूरोप यार। पहले हर लीग में आपको इस तरीके के प्लेयर्स दिखते थे पहले, लेकिन अब इतना सिस्टेमिक और इतना मैकेनिकल हो गया फुटबॉल कि आपको ये सब देखने को मिलता ही नहीं है। बिकॉज बॉल लूज हो गई तो आप ट्रांजिशन पे चांस कंसीड कर दोगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, बट आई फील कि मतलब गेम काफ़ी चेंज हो गया। एंड जैसे फुटबॉल की बात होती है ना, इट हैज़ अ वे ऑफ करेक्टिंग इट सेल्फ, और साइक्लिक चलता है सब कुछ। तो आई थिंक वो जो मैवरिक्स, वो जो बॉल पे एक्सप्रेशन वाली जो बात है वो फिर से आ रहा है एरा धीरे धीरे। यू कैन सी मोर एंड मोर फुटबॉलर्स डूइंग दिस। तो अच्छा लगा देख के यार, मज़ा आया। मतलब जैसे ये यमाल, मूसियाला, इन तरीके के फुटबॉलर्स को देखता हूँ ना मैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि यार वो है, अभी भी जान बाकी है गेम में। टिकी टाका बहुत हो गया भाई, अब थोड़ा सा इस तरीके का फ्लेवर लेके आओ। तो बार्सिलोना जीत गई। तो अगर हम एक बार ला लीगा टेबल पे नज़र डालें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है चीज़। बार्सिलोना ने कमबैक ऑफ सॉर्ट्स कर लिया है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया था। रियल मैड्रिड आर स्टिल ऑन टॉप। यार अब देखो रियल मैड्रिड की मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ क्या है। रियल मैड्रिड अगर आप देखो तो इतनी ज़्यादा दिक्कतों में है और सब बोल रहे हैं रियल मैड्रिड में ये नहीं है वो नहीं है। भाई दे आर ऑन द टॉप ऑफ द ला लीगा टेबल, क्लियर 1 पॉइंट ऑफ एटलेटिको मैड्रिड एंड 4 पॉइंट्स क्लियर ऑफ बार्सिलोना। रियल मैड्रिड को मैचेस जीतने आते हैं, उनको रिजल्ट निकालने आते हैं, सुमड़ी में टाइटल्स जीत जाते हैं और पता नहीं चलता। क्या पता तो नहीं चल जाता है, मतलब जिस तरीके से मतलब रियल मैड्रिड आगे जाती है और शोर मचता है वो तो पता चल जाता है, लेकिन मैं लीग फॉर्म की बात कर रहा हूँ। मतलब सपोजिटली रियल मैड्रिड आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ शेप्स, बट स्टिल दे आर ऑन टॉप ऑफ द लीग। मतलब कल तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, वॉच अलॉन्ग में एक भाई आके सवाल पूछते हैं कि अगर रियल मैड्रिड हार गई मैन सिटी से ये अभी प्लेऑफ में चैंपियंस लीग के, तो क्या कार्लो एंचेलोटी को सैक कर दिया जाएगा? भाई इस तरीके की लग्जरी चाहिए मुझे लाइफ में
कि मेरी टीम टॉप पर है लीग में लेकिन थोड़ा स्ट्रगल कर रही है कप फुटबॉल में, तो मैनेजर को सैक करने की बातें शुरू हो जाए। गजब है भाई, गजब। मतलब जो स्टैंडर्ड सेट हो रखे हैं ना रियल मैड्रिड में, दैट इज अनरियल। तो ये है भाई, मतलब अभी वी आर इन द रियल मैड्रिड टेरिटरी नाउ। ये फरवरी मार्च का जब महीना शुरू होता है ना, दैट इज व्हेन रियल मैड्रिड रियली स्टार्ट टू कम इनटू देयर एलिमेंट। बट आई फील दोस्तों सम हाउ दिस कुड बी एटलेटिको मैड्रिड्स ईयर। जिस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड फुटबॉल खेल रही है ना, काबिल तारीफ है। बट उनमें वो बोझो बॉटल जीन है, तो एंड में अगर वो बॉटल कर दें तो बात अलग है। बट जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, आई वुड लाइक टू थिंक कि एटलेटिको मैड्रिड आर माई फेवरेट्स फॉर दिस टाइटल रेस। तो हु इज गोइंग टू विन द ला लीगा, जैसे वीडियो का टाइटल है, हु वांट्स टू विन द ला लीगा, आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड माइट बी द टीम। बाकी बार्सिलोना मतलब आर या पार वाली टीम है भाई। बार्सिलोना अगर यहाँ से 16 मैच बचे हैं सीजन, 16 के 16 भी जीत जाएगी तो भी मैं सरप्राइज नहीं हूँगा। कुछ 2-3 हारेगी तो भी मैं सरप्राइज नहीं हूँगा, बिकॉज इस तरीके की वो फुटबॉल खेलते हैं कि सामने वाले ऑपोजिशन को चांसेस भी बहुत मिलते हैं, लेकिन वो खुलता भी बहुत ज़्यादा है ऑपोजिशन। बार्सिलोना को जो टीम अटैक करेगी ना, वो खुल जाएगी, वो बहुत बुरी तरीके से हारेगी। बारसा को पता है कैसी टीम्स परेशान कर सकती हैं, एटलेटिको मैड्रिड, इंटर मिलान, टीम्स हु डिफेंड वेल। आर्सेनल से अच्छा मैच होगा बार्सिलोना का, ऐसा मुझे लगता है। लिवरपूल बार्सिलोना तो खैर अभी कह नहीं सकते, बिकॉज काफ़ी आगे जाके वो होगा। बट जो टीम्स अटैक करती है ना, अटैक हैवी, टॉप हैवी टीम्स है, जैसे बायर्न म्यूनिक हो गई, रियल मैड्रिड हो गई, उनको कैसे धोया है बार्सिलोना ने सीजन, वो आपके सामने है। लेकिन वहीं पर ही जहाँ टीम थोड़ा सा डिफेंसिवली स्ट्रांग होती है, ऑर्गेनाइज होती है, बार्सिलोना फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक दोस टीम्स डाउन। तो इंटरेस्टिंग डायनेमिक होगा कि बचे हुए सीजन में कैसे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों ही, गिवन द फैक्ट कि रियल मैड्रिड की अपनी इंजरीज हैं और बार्सिलोना थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है लीग में, कैसे वो जाते हैं आगे, और एटलेटिको मैड्रिड का क्या रिस्पांस रहता है। और एटलेटिको मैड्रिड मेरे हिसाब से चैंपियंस लीग में भी अच्छा करेगी दोस्तों। तो ये मेरा एक टेक है ला लीगा की टाइटल रेस को लेके। रियल मैड्रिड बार्सिलोना पे डिस्कशन हो गई, लिवरपूल, आर्सेनल, मैन सिटी पे हमने बात कर ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर लेते हैं एक मिनट। अगेन रूबेन एमोरिम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट। यार प्लेयर्स ही नहीं है उनके पास, प्रॉब्लम ये है। और साइंस आर देयर, जो परफॉर्मेंसेस थी अगेंस्ट लिवरपूल, अगेंस्ट मैन सिटी, आर्सेनल के अगेंस्ट भी आई थिंक ठीक ही खेल रही थी यूनाइटेड, जब तक आर्सेनल ने वो अपनी सेट पीस वाली हरकतें नहीं की थी। द थिंग इज़ कि एमोरिम के हाथ में बहुत कुछ है नहीं यार, ये पता है एग्जैक्टली कंपेरेबल है टू वॉट हैपेंड विथ चेल्सी अंडर ग्रैहम पॉटर। मतलब जिस तरीके से ग्रैहम पॉटर को लाइन ऑफ फायर में खड़ा कर दिया था ना कि भाई तुम आओ, तुम इस टीम को संभालो, और चलो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग था क्योंकि साइनिंग्स लाद दी थी उसके सर पे, तो कोई उसमें कंट्रोल नहीं था। बट यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो पूरा स्क्वाड ये एरिक टेन हाग का है, एंड ही हैज़ नॉट गॉट हिज प्लेयर्स। यार रैसमस हॉयलैंड टाइप के प्लेयर्स को ना या तो थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा, या फिर यूनाइटेड को हार्श कॉल लेनी पड़ेगी कि भाई क्या करें, बिकॉज इतना पैसा खर्च करके आप लाए और अटैक में आपको कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। अगेन ब्रूनो फर्नांडिस डिड नॉट हैव द बेस्ट ऑफ गेम्स इन माई ओपिनियन। अगेन ब्रूनो को बहुत डिफेंड किया जाता है, और ठीक है ब्रूनो हैज़ बीन अ शाइनिंग लाइट इन द डार्केस्ट टाइम्स, बट आई थिंक ही कुड हैव डन मोर अभी इस फेज में भी। लिसांड्रो मार्टिनेज की इंजरी इज़ अ ह्यूज लॉस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट एक पॉइंट के बाद क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा एमोरिम पे कि भाई चल ठीक है जो भी हो गया, बट इतना ख़राब कि भाई 13 मैच में 14 पॉइंट्स, यू नीड टू डू बेटर। तो वो कैसे अब आने वाले टाइम में, अब वो पैट्रिक डोगरू क्या नाम है यार उसका, वो साइन किया उन्होंने, एक दो और कुछ आए हैं प्लेयर्स लोन पे हल्के फुल्के। मार्कस रैशफोर्ड हैज़ गॉन टू एस्टन विला, तो वो एक उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है उसका। तो किस तरीके से टैकल करते हैं रूबेन एमोरिम देखना होगा। यूरोपा लीग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपनी सारी जान ना यूरोपा लीग में झोंक देनी चाहिए, क्योंकि लीग मेरे ख्याल से इज डन। मतलब टॉप 6 भी अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेट अलोन द चैम्पियंस लीग फुटबॉल। तो चैम्पियंस लीग फुटबॉल खेलनी है तो यूरोपा लीग आई थिंक इज़ द बेस्ट बेट। बाकी डिटेल में इसमें बात करेंगे आगे। उसके बाद सीरिया पे चलें तो यार मिलान डार्बी, व्हाट अ गेम भाई, व्हाट अ एंड टू एंड गेम, और मज़ा आ गया मतलब देख के यार। रजिंदर इज़ अ जेम ऑफ अ प्लेयर भाई, एसी मिलान के मिडफील्ड में, व्हाट अ प्लेयर मैन। मतलब आई थिंक ही इज़ क्वाइट अंडररेटेड, और यूरो में भी बहुत अच्छा खेले थे रजिंदर। मेरे ख्याल से एक बड़ा मूव हो सकता है उनके लिए इन द नियर फ्यूचर, जिस तरीके से एक अकाल सा पड़ा हुआ है सेंटर मिडफील्डर्स का, और जो गेम चलाते हैं एंड द काइंड ऑफ थिंग्स ही डज ऑन द बॉल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको काफ़ी टीम्स की।
अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछेंगे तो मिलान वर गुड, मिलान वर डिसेंट, बट इंटर ने डोमिनेट किया फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट। और इंटर वन अनलकी यार, जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट पे मारा कई बार, चांसेस मिले उनको, एक आधा गोल ऑफ साइड भी हो गया, रूल आउट उनका। बट यस, ओवरऑल आई थिंक गेम बहुत एंटरटेनिंग था, एंड टू एंड स्टफ। एंड सीरिया के ज़्यादा मैचेस देखने चाहिए हमको यार, सीरिया में बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मैचेस होते हैं। प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है उस लीग का, स्कोर कार्ड वगैरह, लुक एंड फील इज़ वेरी गुड। बट हाँ, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आई थिंक मिलान ऑलमोस्ट हेल्ड फॉर द विन, बट डिजर्विंग इक्वलाइजर फॉर इंटर मेरे ख्याल से। स्टीवन डिब्राय ने इक्वलाइज किया वहाँ पर, और उससे पहले भी कई सारे चांसेस मिले थे, जिस तरीके से इंटर मिलान डोमिनेट कर रही थी फिर बाद में एसी मिलान को। बट ओवरऑल एक बहुत ही एंटरटेनिंग गेम इफ़ यू आर अ न्यूट्रल, और मज़ा आया देख के। अब ये तो बात हो गई सारे बाकी मैचेस की। अब चेल्सी पे वापस आते हैं। तो चेल्सी पे देखिए दोस्तों, बात ये है कि कल अगेन एक बोजो मोमेंट हुआ लीवाई कॉलविल का। लीवाई कॉलविल इज़ ऑन माई फ्रॉड वॉच, मैंने पहले भी कहा था। मीडियोक्रिटी इज़ ऑल ओवर द पिच। अब आप बोलेंगे कि यार बाबा जीत तो गए, फिर क्या चाहिए तुम्हें यार, तुम जीत के भी इतना परेशान हो रहे हो। यार क्लियर पैटर्न्स आर विजिबल। पिछले 4 से 5 मैच हो गए हमको इंडिविजुअल एरर्स कमिट करते हुए। कल कॉलविल थे, उससे पहले सैंचेस की गलती हुई मैन सिटी वाले मैच में, उससे पहले सैंचेस की गलती हुई वुल्स वाले मैच में, उससे पहले हमने पेनल्टी कंसीड करी बोनमथ वाले मैच में, उससे पहले भी एक आधी हमने कुछ हरकत की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। इप्सविच वाले मैच में भी हमने पेनल्टी दी थी। तो ये जो रिपीटेड पैटर्न है ना ऑफ मिस्टेक्स, ऑफ इंडिविजुअल एरर्स। अच्छा, मेक नो मिस्टेक, सैंचेस की जगह जॉर्गिंसन आया तो जॉर्गिंसन ने भी कोई बहुत बढ़िया नहीं किया, मतलब ठीक है, मतलब कोई गलती नहीं हुई जॉर्गिंसन से, लेकिन जॉर्गिंसन ने भी 1-2 बार बॉल इधर उधर पास कर दी थी। और एक चांस था वो बोवन का गोल बचाने का, जो कि कॉलविल की गलती से आया। अच्छा शॉट था बोवन का, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। बट अगेन जॉर्गिंसन को भी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बिल्कुल हाँ यार यही करता धरता है, अब सैंचेस चला गया तो सैंचेस की शक्ल से प्रॉब्लम हो गई है मुझे, इतनी ज़्यादा वो गलती करता है। तो कोई भी गोलकीपर आएगा मुझे लगता है उससे बेटर कर सकता है। बट आई थिंक जॉर्गिंसन इज ऑल्सो नॉट द आंसर, और मे बी टाइम विल टेल जब हम उनको और ज़्यादा चांसेस देंगे। मीडियोक्रिटी ऑल ओवर द पिच, जैसा मैंने कहा, कॉलविल बैड परफॉर्मेंस। मदुए के तो क्यों स्टार्ट कर रहे हैं नेटो के ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद सैंचो ने भी ज़्यादा, मतलब ठीक गेम था सैंचो का, इतना कुछ खास नहीं किया। जैक्सन अगेन नथिंग डूइंग। पाल्मर फर्स्ट हाफ एब्सोल्युटली साइलेंट। सेकंड हाफ का परफॉर्मेंस हमारा अच्छा था। क्रेडिट टू एंजो मैरेस्का, जिस तरीके से उन्होंने प्रोएक्टिव चेंजेस किए, जिनकी हम तारीफ कर रहे थे कि 15 to 20 मैचेस में जो उन्होंने किया भी था इस सीज़न में, तो वो उन्होंने चीज़ की। आई थिंक दैट वाज अ रियली गुड थिंग। और जिस तरीके से फिर नेटो ने आके इंटेंसिटी इंक्रीज की। मार्क यू का गेम मुझे अच्छा लगा, जैक्सन को हटा के मार्क यू को लेके आए, और एनकुंकू आके लेफ्ट साइड और वो लेफ्ट हाफ स्पेस में जो ऑपरेट कर रहे थे, ही वाज ओके। तो मैं कहूँगा मार्क यू एंड एनकुंकू एंड ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स वर गुड, नॉट मतलब बहुत ऐसे कोई छप्पर फाड़ परफॉर्मेंस नहीं था। नेटो का था वो छप्पर फाड़ परफॉर्मेंस, जो अगर हम बोलना चाहे, जमान लड़खड़ा गई। कोल पाल्मर अगेन सेकंड हाफ में वॉज रियली गुड। आई थिंक उनकी वजह से ही वो सेकंड गोल आया, थोड़ा सा लक हमारा साथ दिया। एरन वैन बिसाका से ओन गोल हुआ वहाँ पे। तो ऑल इन ऑल आई थिंक गुड 3 पॉइंट्स। लास्ट में भी हमने कोशिश की इक्वलाइजर कंसीड करने की। मोहम्मद कुदूस का लास्ट डिच जो ब्लॉक किया टोसिन ने, आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप ऑल 3 पॉइंट्स। लीवाई कॉलविल का आप देखेंगे तो अगेन एक जो उनकी चीज़ है कि वो बॉल बहुत आसानी से दे देते हैं। कल उस गलती से पहले भी 1-2 बार उन्होंने बॉल गंवा दी थी, और ऐसा वो करते हैं बहुत बार। टैकल में वो जाते नहीं है, 1v1 में वो बहुत कमज़ोर हैं। तो आप देखिए कॉलविल की परफॉर्मेंसेज ना ज़्यादा इसलिए हाईलाइट नहीं हो रही क्योंकि कॉबम ग्रेजुएट है और अकेडमी का बंदा है, और वो कैप्टन मटेरियल और ये और वो फलाना ढिकाना, इस वजह से वो बंदा थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है। बट भाई सेम एनर्जी, मतलब कोई मेरा चाचा का लड़का नहीं लगता है कॉलविल की, मैं उसकी तारीफ़ करूंगा और सैंचेज को मैं क्रिटिसाइज़ करूंगा। जो गलती करता है भाई उसको, सबको हमको पॉइंट आउट करना चाहिए। बिकॉज चालोबा ने क्या गलत किया है भाई? चालोबा कितना सही खेला था लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक अगेंस्ट वुल्स। तो चालोबा टोसिन खिलाओ, सेम सेंटर बैक पेयरिंग से आप शुरू करो। वाई दिस रेड कारपेट ट्रीटमेंट फॉर कॉलविल, गलती करने के बावजूद भी। और पता है क्या होता है इससे, कि गलती करते करते भी अगर आपको पिक किया जाता है ना टीम में, तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि इट्स ओके टू कमिट मिस्टेक्स, और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग गिवन द फैक्ट जो आपके पास स्क्वाड डेप्थ है, कि आपके पास ऑप्शंस इतने हैं, तब भी आप इस तरीके की चीज़ कर रहे हो। तो आई डोंट थिंक सो कि दैट्स अ गुड एग्जाम्पल बीइंग पुट आउट बाय द मैनेजर। तो ठीक है, उस वो अलग टॉपिक है डिस्कशन का। बट
अगेन ट्रांसफर विंडो पे आने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब देखिए जैसे कल जैक्सन की इंजरी हो गई, मार्क ग्यू की भी ग्रोइन पुल हो गई है, तो द ओनली स्ट्राइकिंग ऑप्शन वी हैव लेफ्ट नाउ इज एनकुंकू। तो इस तरीके की स्क्वाड प्लानिंग है ये आफ्टर स्पेंडिंग 1.5 बिलियन। और स्पेंडिंग से अब चलते हैं ट्रांसफर विंडो पे। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अनइवेंटफुल डेडलाइन ट्रांसफर डेज इन द लास्ट 2 to 3 years, अगर हम देखें जिस तरीके का ड्रामा होता है। तो 2023 वाली जो जनवरी थी जब एनजो को साइन किया था, वो जनवरी तो मतलब उथल पुथल वाला जनवरी था। उसके कंपैरिजन में 24 वॉज ओके, 25 में तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सिटी ने जो साइनिंग्स की वो एक्सपेक्टेड था मैं कि सिटी साइनिंग्स करेगी। चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से जोआओ फिलिक्स चले गए हैं लोन पे एसी मिलान, अच्छे सारे कैसिडी को भी बेच दिया है परमानेंट ट्रांसफ़र पे। एस्टन विला ने असेंसियो और रैशफोर्ड को लोन पे ले लिया है, लॉट ऑफ लोन डील्स जैसा मैंने कहा। मेरे ख्याल से सिटी ने अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके एड्रेस किया है, जैसा मैंने शुरू में भी मेंशन किया था। और आई फील कि एस्टन विला ने लो रिस्क साइनिंग्स की हैं। अब जॉव फिलिक्स की अगर मैं बात करूं तो कोई प्लान नहीं था उस आदमी के लिए डे वन से। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि व्हाट आर द ट्रेड्स जो जॉव फिलिक्स लेके आते हैं स्क्वाड में जो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, और ऐसा क्या मतलब वो बहुत अच्छा करता है। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि हमें बाकी प्लेयर से नहीं मिलेगी, आई डोंट नो, मैं वो चीज़ नहीं जान पा रहा हूँ या मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि प्लान क्या था। तो आपने लिया जाओ फिलिक्स को और अब 4 महीने बाद लोन पे भेज दिया उसको। यार ये सारी ना किताबें घुमाने वाली साइनिंग्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। गैलेगर लिया था एटलेटिको से, एटलेटिको ने गैलेगर लिया था चेल्सी से, तो उनको भी था कि भाई तुम भी हमारा एक प्लेयर ले लो। तो हमने ले लिया जाओ फिलिक्स, कुछ जगह नहीं थी, कोई सेंस नहीं था। अब वेज उसका एसी मिलान कवर कर रही है, लोन फी 5 मिलियन की मिल रही है, एमोटाइजेशन के हिसाब से तो प्रॉफिट ही है। तो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, रिनाटो वेगा प्रॉफिट, कासिडी प्रॉफिट, जाओ फिलिक्स प्रॉफिट, कुछ नहीं है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है। वेयर आर द ट्रॉफीज भाई, डेप्थ कहाँ है? अब मान लो जैसे ग्यू और जैक्सन के पॉइंट पे मैं वापस आता हूँ, ये दोनों इंजर्ड हो गए, तो वो स्ट्राइकर कहाँ है जो खेलेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन? तो अजीब 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 सी मतलब अप्रोच है। और अजीब क्या मतलब, इट्स प्रॉपर बिजनेस ओरिएंटेड। कुछ कुछ इसमें हमको एस इन द टर्म्स ऑफ फुटबॉल नहीं मिल रहा है ऑन फील्ड। बट येस, मतलब इंटरेस्टिंग है कि आगे समर में हम किन प्लेयर्स के लिए जाते हैं। हाँ, वो अमूगू करके एक सेंटर मिड साइन किया है हमने सेंट एटियन से। भाई कौन है, क्या करता है, नो आइडिया भाई। पूछना मत भाई कौन है ये प्लेयर, कैसा खेलता है, थॉट्स ऑन दिस प्लेयर, नो थॉट्स भाई, देखा ही नहीं तो क्या बोलूँ। तो ठीक है, मतलब सेंटर मिड के लिए अगर आप एक लेके आ रहे हैं बैकअप, तो फिर आपके जो लोन पर हैं ओगुचुकू, आंद्रे सैंटोस, उनका क्या होगा? तो अजीब है, मतलब मुझे अप्रोच समझ नहीं आ रही। एंड वेयर इज़ द सेंटर बैक, वेयर इज़ द एक्सपीरियंस सेंटर बैक? एक्सेल डिसासी का भी लोन हो गया। तो ठीक है, मतलब एस्टन विला ने काफ़ी लोन साइनिंग्स की हैं, लोन डील्स एग्जीक्यूट की हैं, उन पर डिटेल में बात करेंगे। बट अगेन मेरे ख्याल से जो हमें बिजनेस करना चाहिए था जनवरी ट्रांसफर विंडो में, विच इज़ क्वाइट एम्बेरसिंग द काइंड ऑफ मनी दैट वी हैव स्पेंड एंड वी स्टिल नीड टू डू बिजनेस, वो नहीं हुआ है। एंड आई एम डिसअपॉइंटेड कि इसी स्क्वाड के साथ अब हम आगे जाएंगे। एनकुंकू कितना मोटिवेटेड होंगे, आई हैव माई डाउट्स टू बी ऑनेस्ट। तो देखते हैं क्या होता है, मे बी जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता है एनकुंकू को चांस मिले एंड ही रिवाइव्स हिमसेल्फ एट चेल्सी, आई डोंट नो। बट विशिंग जॉ फिलिक्स ऑल द बेस्ट, विशिंग डिसासी ऑल द बेस्ट, जो भी प्लेयर्स गए हैं लोन पे। बट हाँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि प्लान क्या है। तो आई थिंक ये सारे टॉपिक्स मुझे डिस्कस करने थे। मैंने सोचा था एक बार हो जाए चेल्सी का मैच तो आराम से मैं बात करूंगा इस पे, और इसको डिटेल में हम बात कर लेंगे बाबा एंड लोल्स पे। अनफॉर्चुनेटली किसी की टीम नहीं आ रही है, तो बाबा एंड लोल्स विल बी मोस्टली अबाउट अदर टीम्स हु हैव लॉस्ट। तो उनकी ही बातें होंगी। मथायस टेल्ट टू टॉटनहम हॉटस्पर हो गया यार, मथायस टेल्ट टू टॉटनहम हॉटस्पर हो गया, भूल गया भाई मैं ये। भाई आई थिंक अगेन टेल आ गए हॉटस्पर्स लोन पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंडर की एक ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड टेल टू मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन लोन वुड हैव मेड मोर सेंस इन माई ओपिनियन। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, बट अनइवेंटफुल था। ऐसे कोई धमाकेदार कुछ नहीं हुआ है फाइनल डे पे। मैंने सुबह भी उठ के देखा ना, तो ऐसा कोई त्राही त्राही नहीं मची हुई थी सोशल मीडिया पे, अरे भाई ये क्या हो गया, ये प्लेयर यहाँ कैसे आ गया, ये एकदम से कैसे हो गया। तो करेंगे इन सब चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। तो आपकी क्या राय है इन सारी ही चीज़ों पे? आई थिंक आधे घंटे के आसपास ये वीडियो बन जाएगा, बट देख लीजिएगा दोस्तों, बिकॉज आजकल थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे चल रहा है, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, चला दीजिएगा, चला के छोड़ दीजिएगा।
और लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया। एंड इफ़ यू वांट रेगुलर मैच डे ब्रेकडाउन्स तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार आपके वो मैच डे ब्रेकडाउन्स और आपके जो ओपिनियंस वाले वीडियो आने बंद हो गए, तो मैंने सोचा था कि यार वो थोड़ा कम करके बाकी वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बट काफ़ी लोगों की, भाई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा डाल देते हैं, और काफ़ी कुछ हो भी गया ना इस वीक। तो अगर आप चाहते हैं कि वो रेगुलर आए तो प्लीज़ मुझे बताइए, जिससे मतलब मुझे हेड्स अप मिले, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डू दिस मोर ऑफन। और आपकी राय भी हो, जो भी आपकी ओपिनियंस हो मुझे बताइएगा सारे मैचेस के लिए, और जो भी आपकी फेवरेट टीम है उसके रिगार्डिंग जो भी आपको ओपिनियन हो बताइए। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों लाइव स्ट्रीम में आपके साथ। आज में भी शायद नहीं हो पाए, कल जिस जिस तरीके से अगर फ्री होंगे सब, तो कल या परसों में मिलते हैं, तो मुलाकात करते हैं। ध्यान रखिए सब लोग आप अपना, और अगेन धन्यवाद बहुत बहुत फॉर द लवली बर्थडे विशेस। मिलूंगा आपसे जल्दी। लव यू ऑल, टेक केयर एंड पीस।